आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे एपिसोड 2। एपिसोड 2 समझने के लिए एपिसोड 1 ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जब मुझे मंडप में ले जाया गया और जब मेरे सामने वो लड़का आया तो उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे होश खराब हो गए, पसीने छूट गए मेरे, क्योंकि वो लड़का नहीं, वो तो मेरे बाबा से भी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति, मेरा होने वाला दूल्हा बनकर मेरे सामने खड़ा था, जिसे बाबा एक बार घर भी लेकर आए थे, जो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। और आज भी उसकी नज़रों में घटियापन और चेहरे पर बड़े अजीब भाव झलक रहे थे। लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बेसुध सी होकर सोचती रही। फिर मैंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया तो बाबा ने पड़ोस की माला आंटी को मेरे साथ भेजा। कोई और लड़की होती तो शायद फंस चुकी होती, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत से काम किया। बाबा की पूरी नज़र थी मुझ पे, लेकिन जब माला आंटी मुझे वॉशरूम लेकर आई तो मैंने उन्हें कुछ गहने उतार कर दे दिए, जिसको पाकर माला आंटी की आंखें चार हो गई और मुझे वहां से भागने में उन्होंने मेरी मदद की। मैं बाबा को चकमा देकर वहां से भागकर बाहर रोड पर आकर बस में बैठ गई। नीरज ने एक बार बातों बातों में अपने घर का पता मुझे बताया था। मैं वहां पहुंच गई। पैसे नहीं थे पास तो उंगली में से एक रिंग निकालकर बस कंडक्टर के हाथ में रख दी। जैसे ही मैंने उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, पहले तो कोई नहीं आया। फिर 2-3 बार खटखटाने पर बूढ़े व्यक्ति आए, जो नीरज के पिता थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वो मुझे घूर कर देखने लगे। बोले, कौन हो तुम, किससे मिलना है? मैं, जी अंकल, मैं श्रद्धा हूँ, नीरज की क्लासमेट, प्लीज उसे बुला दीजिए। उन्होंने नीरज को पुकारा। नीरज आया तो मुझे देखकर चौंक गया। नीरज के पिताजी, क्या ये लड़की तुम्हारी सहपाठी है? नीरज, जी पिताजी। नीरज ने अपने पिता की आंखों में देखा और मेरे पास आया। श्रद्धा, ये दुल्हन क्यों बनी हुई हो तुम? ना कॉलेज आ रही थी, क्या बात है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा मेरी शादी कर रहे हैं, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। नीरज, पागल हो गई हो क्या श्रद्धा, जो तुम घर से ऐसे भाग गई हो? अपने बाबा से बात करो घर जाकर। मैं, नीरज, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। नीरज, लेकिन श्रद्धा, बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पिताजी तुम्हें घर में आने नहीं देंगे और मैं तुम्हारे साथ गया तो मुझे भी घर में घुसने नहीं देंगे। तुम फिलहाल घर जाकर अपने बाबा को मनाओ, हम कल कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चला गया और उसके पिताजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहाँ सन्न से खड़ी रह गई। थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद कदम पीछे कर लिए और आगे बढ़ती गई, और बस ऐसे ही अपनी किस्मत पर रोती हुई इस सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी कि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं। श्रद्धा की बातें सुनने के बाद युवराज उसे एकटक देखते रहे। फिर श्रद्धा ने उनसे बोला कि आप मुझे कहीं आश्रम में छोड़ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि अब तक युवराज के बारे में इतना तो उसने महसूस कर लिया था कि वह शरीफ घर के शरीफ आदमी हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी तक उसकी मदद की है, कोई और होता तो अब तक ना जाने उसके साथ क्या क्या हो जाता। युवराज, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? श्रद्धा, जी बिल्कुल है। युवराज, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? श्रद्धा ने कुछ सेकंड सोचने के बाद उनके साथ जाने के लिए हाँ कह दिया, तो वो उठकर चल दिए। वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों गाड़ी के पास आ पहुँचे। युवराज ने अपनी BMW का आगे का दरवाज़ा खोला, वो बैठ गई। युवराज भी बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी एक विला के बाहर रुकी, जो बहुत ही शानदार था और बहुत खूबसूरत लाइट से जगमगा रहा था। इतना आलीशान विला श्रद्धा ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, बस फिल्मों में ही आज तक देखती आई थी। श्रद्धा की आंखें खुली की खुली रह गई।
वो ऐसे विला के सामने गाड़ी में बैठी उसे निहार रही थी। तभी युवराज ने गाड़ी में बैठे बैठे ही रिमोट से उस बंगले का बड़ा सा गेट खोल दिया। श्रद्धा बहुत आश्चर्यचकित थी। युवराज गाड़ी से उतरे, श्रद्धा के साइड वाला दरवाज़ा खोला, श्रद्धा भी बाहर आ गई। युवराज आगे आगे, श्रद्धा पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे श्रद्धा विला में दाखिल होती गई वैसे वैसे उसकी आंखें चार होती जा रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था उस विला का कि श्रद्धा की आंखें बार बार बड़ी हुई जा रही थी। अंदर दाखिल होने पर लगभग 55 साल की उम्र के एक बुजुर्ग अंकल आए। आ गए युवी तुम, मैं कब से राह देख रहा था आपकी। आपने डिनर भी नहीं किया है, आइए पहले खाना खा लीजिए। उनकी नज़र श्रद्धा पर पड़ी तो बोले, साथ में ये लड़की कौन है? ये तो दुल्हन है। क्या आपने शादी कर ली है युवराज? युवराज, अरे नहीं दयाल अंकल, आप भी ना। ये श्रद्धा है, हमारी गेस्ट हैं, इनकी अच्छे से खातिर कीजिए। और हाँ, इनके पैरों में जख्म है, डॉक्टर को बुला लीजिए। युवराज की बात सुनकर श्रद्धा उन्हें देखती रह गई। कहते हुए युवराज आगे बढ़ जाते हैं। दयाल अंकल श्रद्धा को अपने साथ ऊपर रूम में ले जाते हैं। इतना बड़ा, इतना आलीशान रूम देखकर श्रद्धा तो वहीं जाम हो जाती है। दयाल अंकल, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रही हो? आगे आओ। श्रद्धा, अंकल ये घर है या महल? इस रूम में तो हमारा पूरा घर समा जाएगा। अंकल, हाँ बेटा, ये महल ही है, घर नहीं है, क्योंकि घर तो घर के सदस्यों से होता है। श्रद्धा, क्यों अंकल, सब लोग कहाँ गए हैं? अंकल ने उसके बाद अनसुनी करके एक ह्यूज वार्डरोब ओपन कर दी, जिसे देखकर श्रद्धा की फिर से आंखें बड़ी हो गई। अंकल, बेटा इसमें से कोई भी ड्रेस पहनकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाना खाना खाने के लिए, तब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। अंकल कहकर चले गए। श्रद्धा उस वार्डरोब को देखती ही रह गई। उसमें तरह तरह की लेडीज इंडियन ड्रेसेस हैंगर में टंगी हुई थी। श्रद्धा मन में सोचने लगी, ये युवराज की वाइफ की ड्रेसेस होंगी, लेकिन नहीं। अंकल ने तो अभी बोला था कि युवराज तुमने शादी कर ली, तो क्या युवराज कुंवारे हैं? लेकिन उनकी उम्र तो काफ़ी हो चुकी है, तो क्या वो डाइवोर्सी हैं या विडो हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल चेंज कर लेती हूँ। बहुत परेशान आ गई हूँ इस लहंगे और इस ज्वेलरी से। श्रद्धा उस वार्डरोब से एक सादा सा कुर्ता निकाल लेती है और पहनकर नीचे चली जाती है। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र हॉल में सामने दीवार पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खूबसूरत दीवार पर बहुत बड़ी सी फोटो में युवराज लॉयर के काले कोट में बड़े खूबसूरत अंदाज में खड़े थे। श्रद्धा देखते ही चौंक गई। अरे ये तो लॉयर युवराज सिंह राठौड़ हैं, शहर के फेमस एडवोकेट। तभी मैं सोच रही थी इन्हें कहीं देखा है। वो खड़ी सोच ही रही थी। युवराज, आइए खाना खा लीजिए। श्रद्धा, जी। श्रद्धा सकुचाई से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। उसके लिए तो यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि वो इतने बड़े लॉयर के साथ बैठकर खाना खा रही है। डरते डरते उसने थोड़ा सा खाना खाया। युवराज, आप तो कुछ ले ही नहीं रही, अच्छे से खा लीजिए। श्रद्धा, जी, कहते हुए खाने लगती है। युवराज खाना खाकर उठकर चले जाते हैं तो श्रद्धा चैन की सांस लेती है। युवराज ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। दयाल अंकल आकर श्रद्धा से कुछ और लाने को पूछते हैं तो श्रद्धा मना कर देती है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसके पैर के ऊपर दवाई वगैरह लगा देते हैं। अंकल उसे रूम में सोने के लिए भेज देते हैं। श्रद्धा डरते डरते रूम में चली जाती है। जाकर बेड पर लेट जाती है और कहती है, वाह कितना नरम मुलायम बिस्तर है। श्रद्धा थकी हुई होती है तो लेटते ही नींद के आगोश में चली जाती है। जब सुबह श्रद्धा की आंख खुलती है तो हड़बड़ा कर बैठ जाती है और रात की बातें याद करने लगती है। उसका मन उदास हो जाता है। वो बेड से उतरकर कमरे से बाहर जा रही होती है तो देखती है युवराज ब्लैक कोट पैंट में सामने से आ रहे हैं। श्रद्धा देखते ही रूम में घुस जाती है। जब युवराज चले जाते हैं तब बाहर निकलती है। दयाल अंकल श्रद्धा को फ्रेश होकर नाश्ते के लिए बोलते हैं तो श्रद्धा फ्रेश होने चली जाती है और डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगती है और अंकल से कहती है, अंकल युवराज के घर वाले कहाँ गए हैं? उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ कहाँ हैं सब?
अंकल, बेटा, युवराज के मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी वाइफ तो 18 साल पहले ही उन्हें छोड़कर भगवान के पास चली गई। एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ही मैरिड हैं और दोनों ही विदेश में सेटल्ड हैं। कभी कभी अपने डैड के पास आ जाते हैं। श्रद्धा को अंकल की बातें सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अंकल, युवराज की इतनी भी उम्र नहीं है कि 18 साल हो गए हैं उनकी वाइफ को दुनिया से गए हुए और उनके बेटा बेटी भी मैरिड हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया अंकल, ये सब क्या है? अंकल, हमारे बॉस यानी युवराज के डैड विशाल सिंह राठौर ने युवराज को 10th क्लास के बाद ही विदेश भेज दिया था। युवराज वहीं अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब 17 साल के हुए तब युवराज को विदेश से बुलाकर इनकी शादी बॉस के दोस्त की बेटी से ज़बरदस्ती कर दी गई थी, क्योंकि बॉस के दोस्त को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। देश विदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज कराया, लेकिन कोई भी इलाज काम ना आया। इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी इकलौती बेटी मीरा की शादी करना चाहते थे। तो बॉस ने मीरा की शादी अपने बेटे युवराज से कर दी थी। हालांकि युवराज इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन डैड के जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। हमारे बॉस विशाल सिंह राठौर विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, सबकी मदद करते थे, किसी की परेशानी देख नहीं सकते थे। युवराज बिल्कुल अपने डैड की कार्बन कॉपी हैं। उन्होंने अपने डैड और उनके दोस्त की खातिर मीरा को अपना लिया, लेकिन जब तक दोनों एक दूसरे को समझ पाते, मीरा युवराज को छोड़कर चली गई। केवल 5 बरस का साथ था दोनों का। कहते हैं ना कि प्यार कभी तो एक पल में हो जाता है और कभी सारा जीवन काटने के बाद भी नहीं होता। युवराज और मीरा की शादी जिन हालात में हुई, उसके बाद प्यार तो समझ नहीं आया, क्योंकि युवराज ने जब केवल 17 ही पार की थी, बस कच्ची उम्र में कंधों पर पत्नी की जिम्मेदारी और फिर मॉम डैड की चाहत से 2 बच्चे युग और रिया। रिया को जन्म देते ही मीरा चल बसी। जिंदगी में जब किसी चीज़ की समझ आने लगी तो एकदम से मीरा का साथ छूट गया। अभी 24 साल के ही थे युवराज कि मॉम डैड दोनों ही कार एक्सीडेंट के शिकार हो गए। मरने से पहले इनके मॉम डैड ने काफ़ी जोर दिया कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन बच्चों की खातिर कभी दूसरी शादी का इरादा नहीं किया। हालांकि पढ़ाई के दौरान, करियर के दौरान बहुत सी लड़कियों ने युवराज को प्रपोज किया, लेकिन युवराज मुझसे कहते थे कि अंकल, अब कुछ और सहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों की माँ भी खुद ही बन गए और अपने बच्चों का बाप बनने से ज़्यादा उनका दोस्त बनना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि युवराज ने अंदर से एक बेटे होने के नाते कई बार खुद को घुटते हुए देखा था। वे तीनों ने मिलकर एक दूसरे को संभालना शुरू कर दिया। वक्त कटता गया, दोनों बच्चों ने भी अपने दिल की बात समय से कह दी, जिससे युवराज ने उनकी शादी उनकी पसंद से करवा दी। दोनों ही इंडिया से बाहर अपनी अपनी लाइफ को संभालने में लग गए। पहले पढ़ाई के लिए बाहर, फिर करियर के लिए बाहर, फिर से युवराज अकेले रह गए। मगर सच में अभी भी देखने से लगता नहीं है कि युवराज तो शादीशुदा बच्चों के बाप हैं, जिनके लिए युवराज ने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी सारी इच्छाएं मार डाली, जिनको युवराज ने सारा वक्त दिया। आज उनके पास अपने डैड के लिए ही वक्त नहीं है। युवराज थोड़ा निराश ज़रूर हुए, लेकिन टूटे नहीं हैं। वो हर दिन खुद को मजबूती के साथ खड़ा कर लेते हैं। उनके डैशिंग पर्सनैलिटी के कारण आज लड़कियां युवराज के नाम से भी डरती हैं। लेकिन कुछ लड़कियों ने हिम्मत करके युवराज के दिल में अपने प्यार की लौ जलानी चाहिए, तो उन सभी को मुंह की खानी पड़ी। श्रद्धा अंकल की बातें गौर से सुन रही थी। उसे युवराज के बारे में जानकर झटका भी लगा और एहसास भी हुआ। सिर्फ 17 में शादी और 22 की उम्र में बच्चों को छोड़कर बीवी का चला जाना और दूसरी शादी भी नहीं की। इतना सैक्रिफाइसेस कौन कर सकता है यार? और ये आलीशान विला भी कुछ काम का नहीं है जब इसमें रहने वाले ही साथ नहीं हैं तो। अंकल, चलो बेटा, अब तुम नाश्ता कर लो अच्छे से, फिर आराम कर लेना। श्रद्धा, नहीं अंकल, आज तो मुझे निकलना है। अंकल, अरे बेटा, कहाँ निकलना है? युवराज ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, तुम यूवी को आने दो। श्रद्धा, नहीं अंकल, मैं थोड़ी देर में बस निकल जाऊंगी। अंकल, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
श्रद्धा नाश्ता करके निकल जाती है। शाम में जब युवराज आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो अंकल से कहते हैं, श्रद्धा को बुला लीजिए। अंकल, लेकिन बेटा श्रद्धा तो सुबह ही चली गई थी। युवराज थोड़ा गुस्से में, लेकिन अंकल आपने उसे जाने क्यों दिया? उसे यहीं रोकना था ना, उसके पास पैसे भी नहीं हैं और एनजीओ यहाँ से काफ़ी दूर है। अंकल बेटा मैंने बहुत रोका लेकिन वो रुकी नहीं। युवराज खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं श्रद्धा को ढूंढने के लिए। युवराज ने उसे बहुत जगह ढूंढा लेकिन श्रद्धा कहीं नहीं मिली। युवराज अब परेशान हो गए थे, अपना सर पकड़कर इधर से उधर टक्कर मार रहे थे। तभी उनकी नज़र रोड पर बने एक मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गए तो श्रद्धा भगवान की मूर्ति के आगे बेसुध सी बैठी हुई थी। उसे देखकर युवराज ने चैन की सांस ली। युवराज को अचानक वहां देखकर श्रद्धा खड़ी हो गई। युवराज ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो मना करने लगी। बड़ी मुश्किल से युवराज ने उसे साथ आने के लिए राजी किया। उसे लेकर युवराज घर आ रहे थे कि बारिश भी शुरू हो गई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसमें दोनों थोड़े गीले हो गए थे। घर आकर युवराज ने तो कपड़े बदल लिए, मगर श्रद्धा वहीं हॉल में कोने में बैठी रही। उसे देखकर युवराज श्रद्धा को उसी रूम में लेकर गए जहां मीरा की ड्रेसेस और साड़ियां टंगी हुई थी, जो युवराज ने याद के तौर पर संभाल के रखी हुई थी। युवराज ने अपने हाथों से निकाल कर उसे एक साड़ी दी और कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, चेंज करो और आराम करो। युवराज उसे छोड़कर हॉल में आकर काउच पर बैठ गए और सोचने लगे कि मैं उसे ले तो आया, मगर कोई कहीं कुछ गलत ना समझ ले। फिर ध्यान आया कि शायद उसने सुबह से कुछ खाया होगा या नहीं, इसीलिए उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ था। युवराज ने फटाफट अंकल से खाना लगाने को बोला। थोड़ी देर में खाना लगने के बाद युवराज खुद उसे बुलाने उसके कमरे के बाहर से आवाज़ देने लगे। उसने दरवाज़ा खोला तो युवराज ने देखा श्रद्धा ने वो साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर युवराज देखने लगे। पीच कलर की नेट की साड़ी में श्रद्धा बहुत प्यारी लग रही थी। युवराज उसे देखते ही रह गए। ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर सच में उसे देखकर युवराज को श्रद्धा में मीरा की झलक नजर आई। इतने सालों बाद ऐसा लगना, युवराज ने झटके से मुंह फेर लिया, ये सोचकर कहीं वो उन्हें ऐसे उसे देखता ना देख ले। युवराज ने उसे कह दिया, खाना लगा दिया है, बाहर आ जाओ, कहकर जल्दी से हॉल में आ गए। आज युवराज को दिल की बेचैनी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। युवराज जब चाहते तब शादी कर सकते थे। इतनी लड़कियां नजरें बिछाए बैठी थी, लेकिन युवराज ने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आज ये सब बातें पता नहीं क्यों याद आ रही थी युवराज को। थोड़ी देर में श्रद्धा भी खुद में सिमटती सी हुई हॉल में आ गई। पहले दोनों ने खाना खाया, वो चुप ही रही। युवराज ने उसे थोड़ा सहज होने दिया, क्योंकि उसके दिल में इस समय क्या चल रहा होगा युवराज अच्छे से समझ सकते थे। खाना खाने के बाद युवराज ने दयाल अंकल को कॉफ़ी के लिए बोला और रूम में चले गए, लेकिन 5 मिनट बाद ही फिर से हॉल में आ गए। फिर वो ही खामोशी थी। श्रद्धा खामोश हुई सकुचाई बैठी थी। तो युवराज ने थोड़ी देर बाद उससे पूछना शुरू किया, तुम क्यों चली गई थी? तुम्हें मालूम है ना, वो गंदे लोग क्या कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, और आज भी कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, और पैसे भी नहीं थे तुम्हारे पास। पूरा दिन कैसे बिताया तुमने? क्या खाया, क्या पिया? श्रद्धा, आज सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। मैंने एक शराबी से बड़ी मुश्किल से बची हूँ। युवराज ने उसकी तरफ देखा तो नहीं था, पर समझ रहे थे कि वो रो रही है। सच में जिन हालातों में इस वक्त है, और 1-2 दिन में तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता था। मासूम सी बेचारी पता नहीं खुद को कैसे अब तक बचाती आई है। युवराज के दिल में उसके लिए हमदर्दी ने जगह बना ली थी। युवराज को लगा, ऐसे उसे कैसे जाने दे सकता हूँ, उसके लिए तो कुछ तो करूँ। युवराज ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसे कमरे में जाने को कहा और दरवाजे पर कुंडी लगाने के लिए, ताकि वो आराम से खुद को सुरक्षित समझ के सो सके। युवराज सारी रात जागते रहे। पता नहीं बार बार ध्यान श्रद्धा की तरफ चला जाता था। उससे अनजाने से डोर सी लग रही थी, मगर युवराज जानते थे कि मैं क्या कहूँ,
मुझे ऐसे किसी को भी अपने दिल में नहीं आने देना चाहिए, पर कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए बाहर निकल गए और जाने से पहले दयाल अंकल को बोल दिया कि श्रद्धा को इस बार कहीं मत जाने देना, चाहे कुछ भी बोले एक मत सुनना। युवराज शाम को जब ऑफिस से घर आए तो देखा वो किचन में कुछ काम कर रही थी। युवराज ने अपने विला को भी गौर से देखा तो देखते ही रह गए। वैसे तो विला एकदम साफ ही रहता था। दयाल अंकल अपनी देख रेख में ही सब सर्वेंट से काम करवाते थे, पर आज उसको एक लड़के के हाथ लगे थे तो विला में सफाई के बाद एक अलग ही रौनक लग रही थी। युवराज ने उससे कहा कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेहमान है। तो युवराज की बात को काट कर उसने युवराज की तरफ कॉफ़ी देते हुए कहा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी उस दिन भी मैं कोई काम ही ढूंढ रही थी और इसीलिए ही यहाँ से चली गई थी। और मैंने यहाँ आने से पहले भी आपको कहा था कि मुझे आश्रम छोड़ दीजिए। आप मुझे यहाँ ले आए और दोबारा भी आप मुझे ले आए हैं, लेकिन मैं ऐसे बोझ बनकर नहीं रह सकती हूँ। युवराज, मैं यहाँ इस विला में अकेला रहता हूँ। दयाल अंकल डैड के वफादार हैं तो बाहर क्वार्टर में रहते हैं। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अब पता नहीं उसमें कहाँ से एक आत्मविश्वास सा आ गया। बोले, नहीं, आपसे डर नहीं लग रहा। अभी तक आपने सिर्फ मेरी मदद ही की है। युवराज ने उसे कपड़े के कुछ बैग्स दिए और कहा कि कुछ कपड़े तुम्हारे लिए हैं, बाकी कुछ चाहिए तो बता देना। अभी जब तक तुम्हारा कोई आगे का रास्ता नहीं निकल जाता तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वो बिना कुछ कहे वो कपड़े के बैग्स उठाकर कमरे में चली गई। युवराज थोड़ा हैरान थी कि ना तो उसने ना कहा और ना ही कोई थैंक्स। शायद युवराज ही उसे उम्मीद कर रहे थे और युवराज को पता था कि जब वो कपड़े चेक करेगी तो शायद कुछ तो कहेगी। युवराज ने कभी कोई लड़कियों के कपड़े नहीं खरीदे थे। रिया भी दयाल अंकल की लाडली थी तो उन्हीं के साथ शॉपिंग कराती थी, लेकिन आज युवराज ने अपनी असिस्टेंट मारिया की थोड़ी हेल्प ले ली। मारिया से उसकी ज़रूरत का सारा सामान मंगवा लिया। हालांकि वो भी युवराज के ये सब मंगवाने से हैरान थी, पर क्या करे, जब आप किसी के बॉस होती हैं तो चाह कर भी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। मगर श्रद्धा को युवराज की असिस्टेंट नहीं थी और वो ये सब देखकर कुछ भी गलत समझ सकती थी और फिर सवाल तो बनता ही था। मगर श्रद्धा ने तो ना कुछ रिएक्ट किया ना ही कुछ कहा। युवराज जितना समझ रहे थे श्रद्धा उन्हें उतना ही हैरान करती जा रही थी। आखिर 2 ही दिन में कोई इतना कैसे बदल सकता था? जब उसने कोई सवाल नहीं किया तो युवराज ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। 2-4 दिन ऐसे ही बीते। युवराज सुबह ही चली जाती और शाम को आती। श्रद्धा सुबह ही उठ जाती। विला में तो जैसे जान ही आ गई थी। अब थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी। युवराज के मन में अजीब सी खुशी होती थी जब श्रद्धा पास होती, मगर युवराज ने कभी भी उसे कुछ भी नहीं जताया, क्योंकि युवराज जानते थे कि वो मासूम सी लड़की है। एक बार युवराज शाम में लॉन में बैठे अपने कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। तभी श्रद्धा वहाँ आती है। युवराज उसे बैठने के लिए कहते हैं तो वो बैठ जाती है। युवराज अपने फाइल्स चेक करने में बिजी होती हैं। श्रद्धा काफ़ी देर तक उनके चेहरे को देखती रहती है, जो फाइल्स चेक करते हुए कभी कभार तमतमा सी जाता था तो कभी चिंता की लकीरें माथे पर उभर आती थी। श्रद्धा मन में कहती है, मेरे सामने इतने बड़े लॉयर बैठे हैं, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा में डाल दिया है तूने मुझे। किसी और से ही टकरा देता मुझे, मैं तो इनके साथ बैठने के काबिल भी नहीं हूँ। श्रद्धा वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी युवराज बोलते हैं, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठो। श्रद्धा फिर से बैठ जाती है। युवराज, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें घर को अच्छे से संभालना आता है, माँ से सीखा होगा। माँ का नाम लेते ही श्रद्धा के आंसू बहने लगे। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। युवराज अपनी चेयर से उठे और उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके दर्द में इतना खो गए कि अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। जैसे ही युवराज ने हाथ उसके सर पर रखा, वो खड़े होकर युवराज के सीने से लग गई, मगर युवराज अपना हाथ उठा नहीं सके। वो जैसे आज ही अपने सारे दर्द से छुटकारा पाना चाहती हो। कितनी देर रोती रही। जब उसके आंसू बंद हुए तो युवराज ने उसे खुद से दूर किया।
वो एकदम से झेप गई और सॉरी कहकर वहां से चली गई। युवराज के उस एहसास को फिर से जगा गई जब युवराज ने उसे मीरा की साड़ी में देखा था। अब युवराज भी खुद को बदला हुआ महसूस करने लगे। अचानक से कभी खुश होने का दिल करता तो कभी सच देखकर उदास हो जाते। इस उम्र में क्या यही सही है, मेरा किसी की तरफ अट्रैक्ट होना? अभी तक आस पड़ोस में ये बात तो सबको पता चल चुकी थी कि युवराज के विला में एक लड़की रहती है, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की और श्रद्धा और युवराज कभी साथ बाहर नहीं निकले थे। लोग यही समझते थे कि वो कोई काम वाली लड़की है जो विला की रसोई संभालती है। एक दिन युवराज ऑफिस नहीं गए। बाहर थोड़ी बारिश हो रही थी। युवराज अपने रूम के बालकनी में खड़े होकर बारिश को देख रही थी। वह हर जगह को भिगो रही थी, चाहे वह हरियाली जगह हो जो नए नए फूलों से भरा था, या वह सूखा उखड़ा सी बंजर जमीन। बारिश की नरम नरम बूंदों का स्पर्श पाकर वह फूल तो खिला ही गए, मगर वो बंजर जमीन में भी खुशबू सी आने लग गई। काम से प्रेशर और जिम्मेदारियों के चलते कभी मैं इस ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय नहीं कर पाया जो उम्र मेरी इन सबको एंजॉय करने की थी। तब जबरदस्ती मुझे शादी और बच्चों के बंधन में बांध दिया गया, जिस उम्र में मैं खुद एक बच्चा था। युवराज का सारा ध्यान तो इन सब बातों पर ही था। वो अपने मन में ये सब सोच ही रहे थे कि युवराज को पता नहीं चला कि कब श्रद्धा उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, युवराज जी। युवराज का ध्यान पीछे आवाज की तरफ गया। युवराज हैरान थे कि उसने पहली बार युवराज को उसके नाम से पुकारा। उसे यहाँ रहते कई दिन हो गए थे, मगर अभी तक उसने युवराज को किसी भी तरह से पुकारा नहीं था, ना किसी नाम से और ना ही और तरह। जब भी बात की तो युवराज ने ही शुरू की। युवराज ने आंखों से सवाल किया कि ये क्या था। वो युवराज के पास आई। जी, क्या मैं आपको युवराज जी नहीं कह सकती? युवराज, कह सकती हो, लेकिन मैं लगभग तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ, तो नाम थोड़ा अजीब लगेगा। पता नहीं उसके मन में क्या था। युवराज को समझ नहीं पा रहे थे कि आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। युवराज समझ पाती कि उसके इस हरकत का क्या मतलब हो सकता है। श्रद्धा, मेरा जो रिश्ता आपसे जुड़ा है उसका तो कोई नाम ही नहीं है, और रिश्तों का तो उम्र से कोई तालमेल नहीं होता। युवराज तो बस उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। युवराज ने उससे ध्यान हटाकर उसकी बातों को काटते हुए कहा, तुम अपनी पढ़ाई आगे क्यों नहीं करती? कुछ आगे पढ़ोगी तो तुम्हारा फिर भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसमें तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूँगा, अगर तुम चाहो तो। श्रद्धा, मैं अगर कुछ मांगूंगी तो क्या आप देंगे? युवराज, बताओ क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा और एकदम से युवराज के सीने से लग गई। युवराज ने डरकर अपने कदम पीछे कर लिए कि कहीं मैं भी पिघल ना जाऊं, क्योंकि जो फीलिंग्स मैंने दबा कर रखी हैं कहीं वो बाहर ना आ जाए। श्रद्धा तो अभी नादान है, मगर मैं उसके जीवन में अंधकार बनकर नहीं छाना चाहता। युवराज ने घबराकर उसे दूर करके गुस्से से कहा, क्या है ये श्रद्धा? श्रद्धा आंखों में आंसू भर, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ हमेशा। आपने ही तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, मुझे जो चाहिए वो आप देंगे। आपने मुझसे वादा किया है। युवराज, वादा किया था, मगर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ और तुम मेरे बेटे की उम्र की हो। जो तुम चाहती हो वो मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला, इसीलिए मेरी हमदर्दी को तुम कुछ और समझ बैठी हो। इस उम्र में ऐसा हो जाता है। अगर तुम अपने करियर पर ध्यान दो तो तुम इन सब से निकल सकती हो। ये जो भावनाएं हैं अपनी उम्र के लड़की लड़कों के साथ ही अच्छी लगती हैं। युवराज ये बात उसके साथ अपने दिल को भी समझा रहे थे और श्रद्धा पर युवराज की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। श्रद्धा, मैं जानती हूँ कि ये फीलिंग सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि आपके दिल में भी है। उस दिन जिस तरह आपने मुझे साड़ी में देखकर महसूस करके नज़रें चुरा ली, वो मैंने भी महसूस किया। उस नज़र ने ही मुझ में वो हिम्मत भर दी। किसी अपने का एहसास हुआ था उस दिन, इसीलिए बिना किसी जवाब सवाल के रह रही थी। अगर मैं घर से नहीं भागती तो आपसे भी बड़ी उम्र के आदमी के साथ मुझे रहना पड़ता। सोचकर भी डर लगता है कि मेरे साथ वो क्या क्या करता। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी नरक हो जाती। पर अगर वो उस उम्र में भी वो सब कर सकता है तो आप इस उम्र में प्यार क्यों नहीं कर सकते? मैंने आज तक किसी भी आदमी को खुद पर इतना कंट्रोल करते नहीं देखा, जो इतनी बड़ी हस्ती के मालिक हैं, जिनके एक इशारे पर लड़कियों की लाइन लग जाए।
पर आप सबसे अलग हैं। आपके दिल में वो एहसास होने के बाद भी उन्हें सिर्फ मेरे लिए रोका। इसकी वजह से मेरा जीवन। युवराज श्रद्धा की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से जोर से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम घर पर रह रहकर पागल हो गई हो। मैं कल तुम्हारे किसी कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ। जब कॉलेज जाओगी तब सब भूल जाओगी। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, कुछ बनो। श्रद्धा, इन सब चीज़ों से क्या मैं आपको भूल जाऊंगी? उसने जो सवाल किया, युवराज के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। श्रद्धा, पर आप ये बताइए कि आपके दिल में मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं, तो आप किस हक से मेरे भविष्य के लिए ये सब कह सकते हैं? हमारा क्या रिश्ता है जो मुझे अपने घर में रखकर मेरे लिए ये सब कर रहे हैं? क्यों मुझे उन गुंडों से बचाया? मैं तो चली गई थी ना, तो क्यों मुझे दोबारा लेकर आए इस घर में? जो भावनाएं युवराज के दिल में उसके लिए थी, उसे युवराज कोई भी नाम देकर उस रिश्ते को कलंकित नहीं कर सकती थी, क्योंकि युवराज चाहे उसके सामने ना माने, पर युवराज के दिल में भी उसके लिए कुछ तो महसूस करने लगा था, जिसे युवराज छुटलाने की कोशिश कर रहे थे। श्रद्धा, फिर आप ही बताइए, जो आप कह रहे हैं वो मैं क्यों करूं? मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ये सेवा आप किसी और की करिए। मेरे जैसी बहुत मिल जाएंगी बेसहारा। श्रद्धा गुस्से में बोलती जा रही थी। उसके जाने के बाद सुनकर युवराज को मंदिर वाली श्रद्धा याद आ गई। डरी सहमी, फीका सा चेहरा। युवराज जोर से चिल्लाकर बोले, तुम पागल हो गई हो श्रद्धा। तुम क्या कह रही हो? मेरे बारे में जानती कितना हो? मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी तुमसे बड़े, शादीशुदा, और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। जो तुम चाहती हो वो रिश्ता कभी नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ कि तुम्हें देखकर मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया, मगर हकीकत के आगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, ना तुम्हें करने दूंगा। अगर तुमने मुझे सच में एक बार भी दिल से कुछ समझा होगा, तो मेरी बात का मानकर अपने फ्यूचर पर ध्यान दोगी। श्रद्धा रो रही थी। शिवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह ज़रूरी था। एक गलती के लिए उम्र भर की सज़ा तो नहीं दी जा सकती। पर युवराज क्या करते, उसे अकेला छोड़ने को भी दिल नहीं मान रहा था। जिस हालात में उसे लाया था, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब फिर उसी हालात में कैसे छोड़ दूँ? श्रद्धा मानने को राज़ी ही नहीं थी, कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, मगर उस समय युवराज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर श्रद्धा बोली, ठीक है, मगर मैं भी आपसे एक वादा चाहूँगी। जो आप चाहती हैं वो मैं कर दूँ तो? जो मैं मांगूंगी आप मुझे वो देंगे, बिना किसी सवाल जवाब के। युवराज उसके कहने का मतलब समझ रहे थे, पर सोचा कम से कम मानी तो। अभी वादा कर देता हूँ, फिर 3-4 साल में खुद को संभाल लेगी, और फिर कॉलेज की लाइफ में एक बार बिजी हो जाएगी तो सब इन बातों से ध्यान भी हट जाएगा। युवराज ने सोच समझ कर वादा कर दिया और कहा, आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। उसने भी हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू और गला भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ें नहीं निकल पा रही थी। युवराज दूसरे ही पल उसकी तरफ पीट करके खड़े हो गए। युवराज कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। अब वे उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे कि वो उनके करीब आती। थोड़ी देर में वो ऐसे ही युवराज को देखती रही। युवराज को उसकी नज़रें खुद पे महसूस हो रही थी। जब युवराज नहीं मुड़े तो वहाँ से चली गई। युवराज ने जाते जाते उसे आवाज़ दी, दरवाज़ा बंद कर दी जाना। युवराज जानते थे कि उसे मेरे रवैये से गुस्सा और रोना आ रहा होगा, लेकिन यही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। युवराज वहीं अपने बेड पर बैठ गए। रो तो नहीं सकते थे, पर दिल में वही दर्द हो रहा था, जिससे युवराज की आंखें नम हो चुकी थी। सब कुछ समझकर भी पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे थे। नींद तो आंखों से दूर हो गई थी। श्रद्धा को याद करते करते पता नहीं दिन कब चढ़ आया। जब घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। युवराज तैयार होकर उसके कमरे से बाहर आने से पहले ही घर से निकल गए। युवराज उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, अब जबकि युवराज जानते थे कि वो युवराज की नज़र को अच्छे से पढ़ लेती है और उसके दिल में क्या है तो युवराज जान चुके थे। इसीलिए युवराज उसका सामना ना के ही बराबर करना चाहते थे। रात को युवराज लेट आए। जैसे ही अंदर आए वो खाना लगाए टेबल पर उनका वेट कर रही थी। सीधा अपने कमरे में चले गए। श्रद्धा भी पीछे पीछे आ गई। आपको नाराज़गी मुझसे है, पर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ सुबह से आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। आप खा लीजिए, तो मुझे आदत है भूखा सोने की। उसके पास सुनकर युवराज थोड़ा परेशान हो गए। आखिर ये थोड़े ही समय में मुझे कितना समझने लगी है। युवराज,
ठीक है, खाना लगाओ। और दयाल अंकल कहाँ गए हैं? श्रद्धा, उनको एक अर्जेंट फ़ोन कॉल आई थी, आपके पास कॉल भी थी उन्होंने, लेकिन आपने कॉल पिक नहीं की। दयाल अंकल मुझे बोल कर गए हैं कि युवी को बता देना मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। युवराज, लेकिन कब तक आएंगे? श्रद्धा, ये नहीं बताया कि कब तक आएंगे। युवराज, ठीक है, कोई नहीं, तुम खाना खाओ। खाना खाते वक्त युवराज ने श्रद्धा से कहा, कॉलेज में बात हो गई है, 2-4 दिन में तुम्हारे कुछ लीगल एफिडेविट बन जाएंगे, फिर एडमिशन हो जाएगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेना है। खाना खाने के बाद युवराज अपने कमरे में जाकर दयाल अंकल को कॉल करते हैं। दयाल अंकल की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह गुजरात चले गए और कितने दिन लग जाएंगे ये भी पता नहीं। वैसे भी अब दयाल अंकल को भी युवराज की ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि दयाल अंकल अपनी आंखों से देख रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। जिस तरह से श्रद्धा ने युवराज को संभाल लिया था, उनके सारे काम करने लगी थी, तो दयाल अंकल बेफिक्र होकर केशव को विला का काम सौंप कर चले गए। श्रद्धा का एडमिशन हो गया। उसने आर्ट ली हुई थी तो उसने अपना ही सब्जेक्ट लिया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। श्रद्धा का कॉलेज अब शुरू हो गया था। लोगों की थोड़ी बहुत बातें अब बढ़ गई, पर युवराज के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की। युवराज श्रद्धा को ऑफिस जाते वक्त कॉलेज छोड़ देती, विला वो खुद ही आ जाती। श्रद्धा और युवराज की बात भी अब कम होने लगी थी। बस डाइनिंग टेबल पर थोड़ी बहुत बात होती और युवराज उसे नज़र चुरा के देख लेते थे, और जब उसकी नज़र मिल जाती तो युवराज कितनी देर उसकी तरफ नहीं देख पाते थे। एक दिन युवराज की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऑफिस से जल्दी विला आ गई। युवराज ने विला के अंदर आकर देखा तो श्रद्धा स्टूल पर चढ़कर खिड़की के पर्दे लगा रही थी। उसे युवराज के आने का पता नहीं चला। युवराज जैसे ही कमरे में जाने लगे, श्रद्धा का पैर फिसल गया और वो स्टूल से गिरने लग रही। युवराज ने भागकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। पता नहीं कैसे वह खुद पर काबू नहीं कर पाए और उसके चेहरे पर ही नज़र रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर में युवराज के पॉकेट में पड़ा फ़ोन बजा, जिससे युवराज का ध्यान श्रद्धा के चेहरे से टूटा। युवराज श्रद्धा को छोड़कर एकदम से कमरे में भाग गए। अपनी नज़र नहीं मिला पा रहे थे। फ़ोन देखा, बजते बजते बंद हो गया। 5 मिनट बाद फिर से रिंग हुआ। देखा तो युग का फ़ोन था। बात करने पर पता चला कि युग इंडिया आ रहा है। अब युवराज को थोड़ी टेंशन हो रही थी, अगर उससे मेरे और श्रद्धा के बारे में कोई भी गलतफहमी हो गई तो, क्योंकि बच्चे चाहे लाख गलतियां करें, लेकिन माँ बाप अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं जिसे उनकी खुशी मिले, सुकून मिले। मैं अपनी आज की हरकत की वजह से पहले ही बड़ा शर्मिंदा था और इस बात से मेरी नींद ही उड़ चुकी है, क्योंकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। युवराज इसी उधेड़पुन में थे। फिर एक बात दिमाग में आई जिससे युवराज की दोनों प्रॉब्लम हल हो सकती थी। युवराज ने श्रद्धा के कॉलेज हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दी। श्रद्धा हॉस्टल में रहेगी तो युग को श्रद्धा के बारे में पता नहीं चलेगा और हम उन दोनों को भी संभलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि युवराज कितनी ही कोशिश करें पर उसके सामने आते ही थोड़ा गिल्टी फील करने लगते थे। उस दिन रात डाइनिंग टेबल पर युवराज ने श्रद्धा को ये बात बताई कि कुछ दिनों के लिए युग आ रहा है, इसीलिए वो यहाँ नहीं रह सकती है। मैंने उसका रहने का इंतज़ाम हॉस्टल में कर दिया है। श्रद्धा पहले तो चुप होकर युवराज की बात सुनती रही। जब युवराज ने उसे आगे कुछ कहना चाहा तो वो बोल पड़ी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। आप मुझे इस घर से दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आपके कहे अनुसार मैं वो सब कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरे दिल से कर रही हूँ। आप इस तरह मुझे यहाँ से कैसे भेज सकती हैं? मैं नहीं चाहूँगी। मुझे फिर से अकेले रहने के लिए मजबूर मत कीजिए। युवराज ने उसे समझाने की कोशिश की कि युग मेरा बेटा है और हम ज़्यादातर एक दोस्त की तरह रहे हैं। अगर तुम यहाँ रही तो वो कुछ भी समझ लेगा और शायद वो नाराज़ होकर चला जाए और दोबारा कभी वापस ना आए, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों की हर पसंद एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है, मगर इस वजह से मैं अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकता। कभी कभी वक्त हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है कि हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें सबकी भलाई हो। इसीलिए प्लीज़ मेरी खातिर तुम हॉस्टल में रहने के लिए मान जाओ। श्रद्धा बहुत रोई, पर युवराज ने उसे अपनी कसम देकर मना लिया। युवराज नहीं चाहते थे कि उसे कोई गलत
नज़र से देखे, कुछ ऐसा कहे जो युवराज बर्दाश्त न कर पाए। सुबह उसे हॉस्टल छोड़ कर आना था। युवराज ने उसे कहा, अपना सामान पैक कर लो और जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। श्रद्धा, एक बात पूछ सकती हूँ? युवराज, हाँ कहो, क्या कहना है? उसने रुआसे स्वर में कहा, आप मुझे हमेशा के लिए भेज रहे हैं या फिर मैं कभी आपसे मिलने आ सकती हूँ? आपसे बात करने का मन हो तो क्या आप मुझसे बात तो करेंगे ना? युवराज कहना चाहते थे, श्रद्धा ये घर तुम्हारा ही है, तुम जब चाहे आ सकती हो। पर युवराज ने सिर्फ हम करके बात खत्म कर दी। युवराज का ही दिल जानता है कि इस दिल पर क्या गुजर रही है। श्रद्धा ने सच ही तो कहा था कि प्यार और उम्र का कोई मेल नहीं होता। अगर ऐसा ना होता तो मेरा दिल भी उसके जाने से इतना परेशान और बेचैन नहीं होता। युवराज अपने कमरे में आ गए। आज खाना दोनों ने नहीं खाया। वो अपने कमरे में चली गई। वो रोकर अपना दर्द जता सकती है, पर युवराज को तो महसूस हो रहा था जिंदगी कहीं छूट रही है। पर युवराज यही तो चाहते थे कि श्रद्धा जितना हो सके उनसे दूर रहे। पर अब युवराज को श्रद्धा की आदत सी हो गई थी। इतने सालों से अकेले थे, एक मशीन की तरह। पहले अपनी पढ़ाई की वजह से विदेश थे, बेटे हुए तो वो भी विदेश में ही रहे, और अब अपने काम की वजह से कभी कभी आते तो विला घर जैसा लगता। पर युवराज को भी उसमें से कोई शिकवा नहीं थी। हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। पर जब से ये श्रद्धा आई, विला घर जैसा लगता था। कल से फिर मैं अकेला खुद से और इन दीवानों से बात करता रह जाऊंगा। और अब तो दयाल अंकल भी नहीं है। श्रद्धा को भी एक ना एक दिन तो जाना ही था। चलो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सोचते सोचते पता नहीं कब युवराज को नींद आ गई। अभी आधी रात के बाद युवराज की हड़बड़ा के आंख खुल गई। युवराज उठकर बैठ गए। ये कैसा सपना था जिसमें श्रद्धा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और कोई उसको जबरन खींच रहा था। युवराज का शरीर पसीने से नहा चुका था। घड़ी देखी तो सुबह के 3:30 बज रहे थे, पर अब नींद कहाँ आने वाली थी। युवराज के कदम अपने अपने आप ही श्रद्धा के कमरे की तरफ चले गए। दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुला था। जैसे श्रद्धा को पता था कि रात में युवराज उसे देखने आएंगे, क्योंकि जब वो सामने रहती है तो युवराज उसे देख नहीं पाते। लेकिन आज युवराज दिल से उसे जी भर कर देखना चाहता था। पता नहीं इससे पहले युवराज उसके कमरे में रात में भी कभी नहीं आए, पर आज खुद को रोक ना पाए। पता नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए और फिर युवराज उसे कभी ऐसे नहीं देख पाएंगे। श्रद्धा को कितनी देर देखते रहे, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। युवराज उसके पास बेड पर आकर बैठे और उसके चेहरे से बालों को पीछे किया ताकि वो आराम से सो सके। बाल हटाने से उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया। उसके गालों पर आंसू के निशान थे, शायद रोते रोते सो गई थी। उसका चेहरा कितना प्यारा मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। बंद आंखों से भी लग रहा था कि युवराज को ही देख रही हो। ये वक्त युवराज ऐसे ही दिल में उतारना चाहते थे। उसे देखकर सोच रहे थे कि काश कि तुम पहले मेरी जिंदगी में आती तो मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं करता। लेकिन अब ये समाज इस रिश्ते को नहीं अपनाएगा और तुम्हारी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा तो तुम मुझे भूल जाओगी। युवराज अपने ख्यालों से लड़ रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो? इस उम्र में प्यार? तुम पागल हो गए हो। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो और कुछ नहीं। युवराज एकदम उठकर वहां से चले आए। आज युवराज का खुद पर बस नहीं चल रहा था। दिमाग में ऐसे ख्याल हथौड़े का काम कर रहे थे। युवराज ने अपना सर झटक कर एक लंबी सांस लेकर सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की और केशव को हटाकर सुबह खुद नाश्ता बनाया, क्योंकि आज श्रद्धा का आखिरी दिन था तो इस विला में उसके लिए कुछ करना चाहते थे युवराज। बड़े लॉयर होने के साथ साथ युवराज अच्छे कुक भी थे। क्योंकि विदेश से पढ़ाई की है, वहाँ का खाना कभी युवराज को पसंद नहीं आया तो इंडियन ही बना कर खाते थे। आज काफ़ी टाइम बाद श्रद्धा के लिए किचन में गए, उसके लिए खुद नाश्ता बनाया। वो नाश्ता करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन युवराज ने उसे ज़बरदस्ती खिलाया। उसने खाया तो वो समझ गई आज का टेस्ट कुछ अलग है, स्वादिष्ट है। रोते हुए खाती रही। वो युवराज से नाराज सी थी। युवराज ने केशव से कहकर उसका सामान उठाकर गाड़ी में रखवाया। युवराज ने देखा वो बाहर नहीं आई। युवराज उसे लेने अंदर गए। क्या बात है, बाहर नहीं आई? जल्दी करो, लेट हो रहा है, युवराज कहकर पलट गए। उसकी तरफ पीठ भी थी। मन तो बहुत था कि एक बार गले लगा ले उसे, लेकिन कमज़ोर न पड़ जाए वो, और मेरे लिए भी ये सही नहीं है।
लेकिन फिर तो पता नहीं कभी मिलने का मौका मिले ना मिले, कभी ज़िंदगी में आमने सामने होंगे भी या नहीं। श्रद्धा उसे भूल जाएगी, लेकिन मैं श्रद्धा को कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार गले लगाना चाहता हूँ। युवराज ने सोचकर एक कदम बढ़ाया ही कि टू बी कंटिन्यूड। क्या युवराज को श्रद्धा को गले लगा लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।